नमस्कार साथियों, सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। एंड बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाला है। सो आप लोग सभी लोग तब तक जुड़ जाएं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, पीछे वाला टॉपिक देख के आपको घबराना नहीं है। ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, मैं आपको आज पहले ही बता देता हूँ। वीडियो अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के लिए। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप जो सिलेबस में बताए हैं वो आप बताए हैं भौतिक भूविज्ञान 12th के सिलेबस में, लेकिन ये रियलिटी है 12th इसको पढ़ना है 12th में भी, क्योंकि अभी हम इसको 12th में ऐड इसलिए किए हैं। ये ऐसे सिलेबस भौतिक भूविज्ञान इसमें है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर सबसे बहुत ही कम मात्रा में इससे आपका क्वेश्चन आएगा। जो सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा 11th में आता है। आप लोग अगर 11th में अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, फॉलो किए होंगे, आपको पता होगा सौरमंडल, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत एवं उनकी उत्पत्ति, माउंटेन, ग्लेशियर, रिवर, सभी कुछ हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कंप्लीट। हम लोग 12th में इसे क्यों लाएं? रीज़न है क्योंकि जियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो हम लोग उसको उठाएंगे, प्लस में इसको भी हम लोग साथ साथ लेते चलेंगे। इसीलिए हमने क्या किया है कि सिलेबस में इसे हमने ऐड किया है। किस चीज़ को? भौतिक भूविज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिकल जियोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डोंट वरी, क्योंकि आप जो हिंदी मीडियम वाले हो, ख़ास तौर पर अगर इसे हम इंग्लिश में लिखें तो हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा आप लोग हिंदी मीडियम वाले हमारे चैनल पर हैं, उसके साथ ही जितने भी हमारे 12th वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो कि देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग की मातृभाषा जो हिंदी है उसे आप समझ पा रहे हैं। एंड जहाँ तक बात रही नोट्स की, तो इस सभी का नोट्स आपको हिंदी में देखने को मिलेगा ही नहीं, आपको केवल वीडियो मिलेगा। एंड इसमें जो मेरा समझाने का तरीका है हिंदी इंग्लिश दोनों होगा कंप्लीट। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ शायद आप इसे भी समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करना है आज, और वीडियो को एकदम जितना फैलाना है ना फैला दीजिए। एंड एनर्जी लेवल लो नहीं होना चाहिए, पावर, दिस इज़ योर पावर, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा ही देखकर बोरिंग लगने लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, एकदम फटाफट बताना कि सर बोरिंग लग रहा है, ये क्या है सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू एनर्जी के साथ। एंड रेगुलर वीडियो जो आएगी, मेरा वादा है। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड मैं पहले ही बता दूं कि आपको नोट्स यहाँ पे उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, आपको शॉर्टकट यहाँ पे समझना है। लेक्चर जो बातें हैं मेरी, उन बातों को आपको ध्यान से समझना एंड फॉलो करना है। चलिए 11th वाले अगर जो लोग आ गए होंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो 10th से 11th में है उन लोगों के लिए भी ये तो उन लोगों का सिलेबस में है ही बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, मुझे पता नहीं है कितना मिनट तक जाएगा। चलिए भौतिक भूविज्ञान दोस्तों, फिजिकल जियोलॉजी, इसके अंतर्गत मैंने बताया था, इसके अंतर्गत हम लोग फिजिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। जैसे आप फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हो? गति पढ़ते हो, नियम पढ़ते हो, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग फिजिकल जियोलॉजी कहते हैं। अब गति जो है, नियम जो है, किसी का भी हो सकता है। जैसे सौरमंडल पूरा यूनिवर्स है, उसका जो भी नियम है, रूल है, क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हमें फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ना होता है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके बारे में। यहाँ पे एज ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी की उम्र कितनी है, ये सभी चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज इसमें मिलने वाली है। ज्वालामुखी जिसे वैल्कन्स कहते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही शॉर्ट तरीके से वहाँ पे देखा था, बहुत ही हम लोग शॉर्टली उसका रिवीजन किए थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत ही विस्तारित तरीके से हम लोग करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना है। भूकंप जिसको अर्थक्वेक्स कहते हैं, यहाँ पे पर्वत एंड उनकी उत्पत्ति, माउंटेन्स एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सेल अपक्षय पढ़ना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। सेल अपक्षय मतलब विदरिंग यहाँ पे हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। साथ ही इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लेंगे इरोजन, ठीक है ना, इरोजन। इसके साथ ही रिवर्स पढ़ेंगे, ग्लेशियर पढ़ लेंगे, नदी एंड हिमनद पढ़ लेंगे। एंड जो ये टॉपिक है ना, आपको उस दिमाग में हलचल कर रही होगी कि सर ये टॉपिक आपका 11th में नहीं था। तो हाँ, ये 11th में नहीं था, बट ये मुख्य रूप से आपका 12th में है। तो इसीलिए मैं ये सभी चीज़ों का बेस बना रहा हूँ एक तरीके से। समझो ना कि आपका एक नींव खड़ा हो रहा है अभी जियोलॉजी में, क्योंकि मैंने कितना समय लिया है, मुश्किल से 6 मंथ में हम टोटल जियोलॉजी का टोटल चीज़ का स्टडी करवाएंगे। एंड जैसे जैसे आपका पता नहीं टर्म 1 लेगा, 2 लेगा, जो भी लेगा,
एग्ज़ाम जैसे ही आता है, जो भी चीज़ों के बारे में होगा आप हमें बता देना, हम सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। क्वेश्चन आंसर इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, ठीक है। तो चलिए, आपको भी बोरिंग लगता होगा क्या, जब से आए हैं तब से बक बक कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग आगे अपना पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो वहाँ से आप लोग की एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि पहला जो मेरा टॉपिक है, वो मेरा क्या है, सौरमंडल। सौरमंडल हम लोग किसे बोलेंगे, ध्यान देना, एक एक बातों को ध्यान से समझना है। सौरमंडल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी हम लोग बोल सकते हैं, यूनिवर्स, ठीक है ना। इसमें आपका प्लेनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं। प्लेनेट मीन्स क्या होता है, ग्रह होते हैं, टोटल ग्रह होते हैं। टोटल ग्रहों की संख्या आपका 8 है। साथ ही सन होते हैं, सन आप जानते हैं ना, सन सूर्य। सन की बात करें दोस्तों, तो अभी हम लोग उतना एक एक चीज़ों के बारे में लिखते हैं। सन के बाद हम लोग स्टार्स पढ़ेंगे। स्टार्स मीन्स होते हैं तारे, एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें मिलकर हमें क्या, किस चीज़ का निर्माण करती है, पूरे यूनिवर्स का। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ों को यहाँ पे आपको समझना है। प्लेनेट मीन्स होता है ग्रह। अब जो दोस्तों ग्रह की संख्या है ना, वो है 8 दोस्तों। इसका मतलब होता है सूर्य। सन मीन्स क्या होता है, सूर्य की संख्या है 1, स्टार्स की संख्या है अरबों खरबों में, मतलब कि असंख्य हम लोग बोल सकते हैं, नॉन काउंटेबल। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि जो मेरा सन है, आप लोग ये चीज़ तो जानते ही होंगे, बेसिक सी चीज़ है, एकदम ध्यान से पकड़ना इस बात को। सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, इसका हमें आंसर चाहिए। तो आप सभी लोग बताओगे, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत फॉलो करते हो, तो आप सभी को पता है कि क्या घूमता है, मेरा पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। अपने दादा से दादी से बोलना कि दादाजी दादी जी, हमारा धरती घूमता है कि कौन घूमता है, कि सूर्य घूमता है, जो भी है आप पूछना, प्रयास करना, अपने मम्मी पापा से पूछने का प्रयास कीजिएगा। मोस्टली आपका 80% आपका रिप्लाई, मतलब आपके जो भी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होंगे, उनका रिप्लाई आएगा कि नहीं, सूर्य हमारे चारों तरफ घूमता है, सोकर उठते हैं पूरब दिशा में एंड पश्चिम दिशा में जाकर डूबता है। ऐसा कुछ रिप्लाई आने वाला है, मुझे पता है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि जो मेरा सूर्य है वो एक स्थिर पिंड है। क्या है दोस्तों, स्थिर पिंड है, मतलब ये एक डिफिनिट प्लेस इसका एक होता है और अपने जगह पर ही ये है, ठीक है। सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है, ये पूरे यूनिवर्स का प्रधान होता है। सन क्या है, प्रधान है, मतलब मुख्य है। इसके बिना पूरा सौरमंडल ही अधूरा है, सूर्य के बिना। तो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि दोस्तों जो सौरमंडल है ना, वो सौरमंडल का मुखिया कौन है, मेरा सूर्य है। कौन है, सूर्य है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम केवल सौरमंडल पढ़ा रहे हैं, अभी सारा टॉपिक्स मेरा बचा हुआ है। 1 मिनट। तो सूर्य क्या है, एक स्थिर हमारा पिंड है, वस्तु है, जो कि बहुत ही हीलियम हो गया, ये सब नियॉन जैसे गैसों से ये मिलकर बना हुआ है, जो कि बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं, इसका हम लोग अगर नामकरण करें तो ये तो एक स्थिर पिंड है ही, उसके साथ ये तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है, और ये किसी का चक्कर नहीं लगाता है। और दोस्तों अब बात करें कि सूर्य गर्मी भी तो देती है, तो जो इसका टेम्परेचर है ना, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एंड पृथ्वी से अभी हम इसका कोई संबंध नहीं रखते हैं, पहले हम इसके बारे में केवल बताते हैं। यह केवल एक तारा है, बट ये एक आग है खुद में। इसकी लपट 200-300 किलोमीटर तक जा सकती है, इसका इतना लपट है। मतलब आप केवल रियलाइज़ कीजिए, एक जहाँ पे आग लगता है वहाँ पे आसपास में हालत ख़राब हो जाता है लोगों को, गर्मी से लपट जो भी लगता है। अब बताओ 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर लपट उत्पन्न होगा, समझ सकते हैं ना कि हमारे ज़िला से रांची डायरेक्ट चले जाइएगा, इतना लपट है। 200, 250, 300, 400 किलोमीटर तक इसका लपट जा सकता है। आप खुद ही कल्पना कीजिए, 50 डिग्री अभी सेल्सियस अगर टेम्परेचर धरती का हो जाए तो हम लोग का जीना हराम हो जाएगा, मतलब कैसे रहेंगे पता ही नहीं चलता है। इस टाइप से चीज़ों को पकड़ना है, आपको सेंस लगाना है, सेंस ऑर्गन को एक्टिव रखना है यहाँ पे। सूर्य की बात तो ये रही दोस्तों। अब ग्रह के बारे में हमें टोटल ग्रहों के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, टोटल ग्रहों के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है,
सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है ना, उसके बाद नंबर 3 पे पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है ना, उसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है, ये गैस है, सॉरी ये प्लैनेट्स हैं। बट हमें प्लैनेट्स में यहाँ पे अर्थ के बारे में पढ़ना है, जिसका हिंदी पृथ्वी होता है, ठीक है। अब अगर ये अर्थ से अगर हम लोग दोस्तों सन की अगर बात करें तो इसकी दूरी अगर नापेंगे ना सन को, तो देखिएगा अर्थ से सन की दूरी आपका हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर इसका दूरी है। मतलब पृथ्वी से अर्थ से सन की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, आप समझ सकते हो। उसके बाद सूर्य तो मैंने क्या बताया कि स्थिर है, उसका एक डिफिनिट प्लेस है, बट इसका कोई डिफिनिट प्लेस ऐसे नहीं है, ये खुद ही पृथ्वी क्या होती है कि घूमती है, ठीक है। और पृथ्वी जब घूमती है तो घूमते घूमते चक्कर लगाती है किसका? सूर्य का, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाती है। अभी ये कैसे लगाती है हम तुरंत अभी आगे बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी घूमती है और इसका चक्कर लगाती है। अब हम एक फिगर बनाएंगे, उसे समझेंगे। और दोस्तों स्टार्स की अगर बात करें तो सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो सूर्य जो है ये भी तो एक स्टार था, मतलब कि एक तारा था। तो यहाँ पर भी स्टार्स हैं जो कि आप चांदनी रात को देखते हो ऊपर, ठीक है, मासूमियत से आराम से सोने के बाद आप देखते हो, एक वो स्टार होते हैं, ठीक है। चलिए ये असंख्य होते हैं, आप गिन नहीं सकते हो। नींद नहीं आ रहा है रात में, आराम से सो लीजिए, तारे को देखते रहिए। गर्मी के समय में सारे लोग मोस्टली जो लोग होते हैं ना सिटी के गांव के जो भी हैं तो छत पे सोते हैं। बाहर देखिएगा तारा, सर नींद नहीं आ रहा है, क्या है तारा गिनो, लिप लिप करके टिमटिमाते हुए बुलवा देगा गिनती, कहाँ पे थे, काउंटिंग आप कहाँ पे कर रहे थे, कहाँ पे चले जाओगे, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। अब हम एक फिगर बनाने का प्रयास करते हैं एंड उसके मदद से हम आप लोग को बहुत ही बेटर तरीके से समझा पाएंगे। आप यहाँ पे समझो यूनिवर्स ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक सूर्य का फिगर बना रहे हैं। हम 8 ग्रहों के 8 प्लैनेट्स के हम नाम नहीं देंगे, यहाँ पे टोटल हम पृथ्वी का ही देंगे। तो इसे हम लोग क्या बोल दिए? अर्थ बोल दिए दोस्तों। पृथ्वी क्या करती है? आपस में घूमती है। क्या करती है? आपस में घूमती है। मतलब कि पृथ्वी की गति की बात करें ना, गति, तो गति इसका 2 प्रकार का होता है। एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति, ठीक है। मतलब सर्कुलर पथ में पहले घूर्णन करेगा, फिर परिक्रमा करेगा दीर्घ वृत्ताकार पथ में, समझ रहे हैं। अभी इसको हम समझाने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, एक पृथ्वी है एंड पृथ्वी का फिगर इस टाइप से देख पा रहे हैं, ये गोल में आपस में घूम रहा है। तो जब मान लीजिए ये जो मार्कर है एक ही चीज़ में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ये जो डस्टर है इसके ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कौन सा गति होगा? ये तो घूर्णन गति हो गया, सिंपल सी। परिक्रमण की अगर बात करें, परिक्रमण की, तो ऐसे घूमते घूमते, मतलब ऐसे घूमते 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 अगर मेरा चक्कर लगा रहा है तो वो परिक्रमण कर रहा है। तो ऐसे ही ये दोस्तों घूमते 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 इसका चक्कर लगाता है, इसका चक्कर लगाता है, आपको समझाने के लिए। अब ऐसा जो भी या 3D में आपको कुछ और दिखेगा, फिगर में कुछ और दिखेगा, बट ये बहुत ही ऊपर होता है। हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आपको समझना है। जो धरती है अपने आप में मूव करती है एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट भी मूव करती जाती है आगे, और किसका चक्कर लगाती है, किसके राउंड में घूमती है? तो सूर्य के। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, तो जब सूर्य के चक्कर लगाएगी तो परिक्रमण गति हो गया। अब देखिए ध्यान पूर्वक एक एक चीज़ों को समझना है कि अगर सूर्य की एक चक्कर लगाने में पृथ्वी वर्क करती है तो जो उसका जो टाइमिंग होता है, टोटल समय लगता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। उसके साथ आप लोग ये भी जानते होंगे कि 10 रुपया वाला पहले वाला मनोहर पोथी मिलता था जिसमें ए फॉर एप्पल, क से कबूतर, ये सब लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा होता था पहले समय का मापन, ठीक है। तो उसमें लीप वर्ष एक आता था। लीप वर्ष होता है दोस्तों 366 दिन का, एंड सिंपल सा साधारण वर्ष कितने वर्ष का होता है? साधारण वर्ष आपका होता है मात्र 365 दिन का। ऐसा क्यों?
लीप वर्ष क्यों बनाया गया? साल तो 365 दिन का ही होता है ना, तो 366 कैसे बना? ध्यान दीजिएगा, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, 24 आवर्स होते हैं। उसके बाद 6 घंटा जो 365 दिन, ये तो एक साल हो गया। जो आपका 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये दोस्तों 4 साल बाद कितने हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे ना। 6 × 4 कर देंगे तो 6 × 4 करेंगे तो 24 आवर्स हो जाएंगे 4 साल बाद, मैंने 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद एक दिन ऐड हो जाता है, तो 365 में 366 दिन हो जाएगा। आई होप दैट आपको इतना कंप्लीट हुआ होगा। चलिए, इसके साथ इसे हम लोग करेंगे इरेज एंड थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं उपग्रह के। तो आपको पता है कि पृथ्वी का उपग्रह कितना, पृथ्वी का उपग्रह का नाम चंद्रमा है। क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। अब चंद्रमा को ध्यान से समझिएगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसमें आपको मदद करेगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, अक्का बक्का। चलिए पढ़ते हैं। चंद्रमा को इंग्लिश में तो पहले मून कहते हैं। बिल्कुल ये हम हड़बड़ाया नहीं है, क्योंकि मेरे पास पता है कि मेरे पास बहुत सी समय है, बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं। अब आप लोग को याद आ रहा होगा, चंद्रमा जिसको आप लोग वीडियो में, फिल्मों में देखते हैं, वो गाना वायरल हुआ है, चांद वाली मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, ऐसा कुछ बहुत कुछ है चांद पे गाना। चांद सा शकल, चांद सा चेहरा, बहुत सारी गाना है। तो हम लोग उतना तो फोकस नहीं कर पाते हैं, बट जितना सुनते हैं उतना तो बताना बनता है, ठीक है। तो चांद, कोई अगर लड़की या, हाँ मोस्टली लड़की, क्योंकि लड़का को तो बोला नहीं जाता है कि तुम्हारा शक्ल चांद जैसा है, ऐसा तो कभी होता नहीं। लड़की को बोला जाता है चांद जैसी शक्ल है तेरी, ऐसे। तो उन लोगों का जो चांद जैसी शक्ल होता है, तो मैं अभी आपको चांद का, चंद्रमा का अर्थ बताने वाला हूँ। अर्थ मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं डिफिनेशन। चंद्रमा दोस्तों, अभी देखिएगा, हमने क्या बताया? चांद जैसी शक्ल है तेरी, मतलब हम लोग ये समझते हैं चांद कहने का मतलब अत्यंत सुंदर हो तुम। उसके बाद चंद्रमा को अगर हम लोग इधर जियोलॉजिकल तरीके से देखेंगे, फिर साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, तो चंद्रमा एक पहाड़ है जो गड्ढा भी है, उसके साथ ऊंचा भी है, ऊबड़ खाबड़ भी है। इसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं क्या? ऊबड़ खाबड़। तो अब से आप लोग की एक चीज़ हम बता रहे हैं, जिसका जो लोग आप लोग बोलते हो कि चांद जैसी शक्ल है तेरी, तो उसको ऐसे बोलना कि जब उसका चेहरे पर दाग, फुंसी ये सब हो जाए, मुहासे आ जाए, पिंपल्स आ जाए, तब आप लोग बोलना कि तेरी शक्ल चांद जैसी है, तो बेचारी खुश हो जाएगी। तो ऐसा आपको उस पोजीशन में बोलना है, जब उसका फेस का पोजीशन ऐसा रहे। तो चांद से कंपेयर करने वाले, थोड़ा आप लोग गौर से समझिएगा ये चीज़। जियोलॉजी पढ़ रहे हैं बट थोड़ा सा अलग टॉपिक हमको होना चाहिए, ताकि समझाने में बेटर लगे एंड आप लोग को भी मज़ा आए। तो यहाँ पे समझना है, गड्ढा, ऊंचा, ऊबड़ खाबड़, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। अब इसके बारे में, चांद के बारे में हम थोड़ा सा तो बात करेंगे ही। तो चंद्रमा क्या है? ऊबड़ खाबड़, गड्ढा गुड्डी है। अब जैसे चांद जैसी शक्ल बनाने के लिए हम लोग क्रीम, पाउडर, बहुत कुछ लगाते हैं पिंपल्स को हटाने के लिए, बट नहीं हटता है। कटहल के जैसा, कटहल होता है ना, कटहल का पेड़, उसमें जो कटहल का फल होता है उसमें कांटे जैसी संरचना होती है, शरीर पर ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो जो बनता है तो वो हटता नहीं है जल्दी से, तो कटहल जैसा बन जाएगा उसके शक्ल का संरचना। मतलब लड़का को भी ज़्यादा ही होता है, लड़का को मोस्टली होता है, लड़की लोग को उतना नहीं होता है, लड़की लोग को उतना नहीं, लड़का को ज़्यादा होता है। तो उस पोजीशन में उसका शक्ल पहचानने लायक भी नहीं होता है कि क्या ये मनीष था, क्या ये रामलाल था, क्या ये मोहनलाल था, पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको यहाँ पे समझना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कॉमन द टॉपिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रमा। अब दोस्तों बात करें पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी तो कितनी है? चंद्रमा, पहली चीज़, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना, अद्भुत ग्रह। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की सभी अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे उपस्थित है। जैसे पंच तत्व के नाम आप लोगों ने सुना होगा, 5 एलिमेंट्स। क्या है? अर्थ है, एयर है ना, एटमॉस्फेयर, वो सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हीट है, टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर हो गया,
जो भी चीज़ें हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्काई हो गया, एयर हो गया, सारा कुछ टोटल चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। आग भी है, सभी कुछ है। तो उस परिस्थिति में हम लोग जो भी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली हम लोग पृथ्वी पर टोटल चीज़ कर सकते हैं, बट चंद्रमा पे नहीं। चंद्रमा पे पहली चीज़ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ओके, मतलब वायुमंडल ही नहीं है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है उस टाइप का। तो वहाँ पे अगर बात करें तो चांद जैसी शक्ल, जो हम लोग बोलते हैं कि शीशे जैसा दिखता है। एंड आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि इसका दूरी कितना होता है, 3,84,700 किलोमीटर होता है इसका दूरी। एंड सूर्य का होता है 15 करोड़ किलोमीटर। आइए हम लोग इधर समझते हैं थोड़ा सा कि देखिए, चंद्रमा की अगर बात करें तो आप लोग ये सोचते हो कि सर चांद जैसी शर्मीली, वाह वाह, कितना गाना याद आ रहा है मेरे को। चांद जैसी शर्मीली शक्ल है तेरी। चांद शर्मीला नहीं होता है। चांद कैसा होता है बता रहा हूँ, ऊपर से लाइट आता है। तो चंद्रमा क्या है, गड्ढा गुड्ढी है ना, तो लाइट वो कहाँ जाएगा, गड्ढा गुड्ढी में जाएगा, फिक्स है, गड्ढा में जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम है ही नहीं, तो वहाँ पे परावर्तन की क्रिया नहीं होती है। क्या होती है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है। रिफ्रैक्शन के कारण जब हमारे पास नाइट होता है, हमारे पास जब नाइट होता है धरती पे, तो वो जो अपवर्तन वाली, क्योंकि वहाँ पे माध्यम नहीं है ना, तो परावर्तित होकर किरणें कहीं जा नहीं सकती है। तो वो जो किरणें गड्ढा गुड्ढी में थी, वो चीज़ हमें पृथ्वी पे रात को देती है, अपवर्तित होकर वो यहाँ पे आती है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बचपन से आप लोग एक कहानी सुनते होंगे, झाड़ू वाली अम्मा ऊपर में झाड़ू लेकर बैठी हुई है। ऐसा कुछ था क्या, ऐसा कुछ था, आप हमें बता सकते हो? ऐसा कुछ था। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप हमें बताना, ऐसा कुछ अगर होगा तो हमें बताइए। बोला जाता है कि बादल आया था, चांद वाली अम्मा झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते पीछे कमर को टच करता है इधर उधर, बट एक टाइम ऐसा आया कि बादल बेसे ले आया, मतलब ज़्यादा आया, उधर खींच के ले गया झाड़ू से, थे तो वही थक गई थी, तो झाड़ू वहीं पर चंद्रमा पर ही अपना झाड़ू लेकर बैठी हुई है। ऐसा कुछ था? नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को याद कराने का ट्रिक है, चंद्रमा के बारे में याद दिलाने का, बताने का ट्रिक था, बट ये नहीं था। आप 12th में हो, 12th में हो, आप 11th में हो, ISC में हो, साइंस में, ठीक है, और पहली बात जैक से हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है, या कोई मतलब दाग फुंसी जैसा है। बहुत ही सौरमंडल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा डिटेल हम लोग करेंगे इस चीज़ में, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पे गड्ढा वाला चीज़ है ना, वो गड्ढा वाला तो लाइट धरती पे आ रही है ना, अपवर्तन हो रही है, उस चीज़ का कहाँ पे आ रही है, जब वो पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी का भी एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो अपवर्तन की क्रिया बहुत स्लो होती है। इसीलिए नाइट में हमें बहुत कम दिखाई देता है, दिन जैसा दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। तो हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि चंद्रमा पे कोई बैठा हुआ है, उबड़ खाबड़ है। जो ऊंचा वाला भाग है ना, वो वाला हमको दिखाई देता है, जहाँ पे मतलब अपवर्तन नहीं हुआ, और वो वाला जो वस्तु है, वो चीज़ हमें धरती पे दिखाई देती है काला रूप में। जो गड्ढा होता है वो तो सिंपल ही आ जाता है यहाँ पे, ये चीज़। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप दैट सौरमंडल यूनिवर्स आपको इतना ही समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ था इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये 12th में ही पढ़ना है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो और ओरिजिन ऑफ अर्थ में दोस्तों, आप लोगों को पहली चीज़ तो ये देखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती कैसे है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम यहाँ जियोलॉजिकल तरीके से एक चीज़ लिखे हुए हैं कि जो पृथ्वी है, सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में हमारा पहले ही ऐसे ही झगड़ा झंझट हो जाता था स्कूल में, टीचर लोग से मतलब कि बहस हो जाता था बातों बातों में। हम पूछते थे कि सर आप एक बात बताइए, पृथ्वी की उत्पत्ति को छोड़िए, हम थोड़ा अलग चलते हैं कि इस धरती पे सबसे पहला इंसान कौन आया था, वो नर था कि मादा था? ठीक है, मेरा ये टॉपिक था, आप लोगों को शायद पता होगा तो आप हमें बता सकते हैं। हमने ये पूछा सर से कि सर आप हमें ये बताइए कि वो नर था कि मादा था, धरती पे सबसे पहले कौन सा इंसान आया, या कौन सा जानवर आया, क्या है क्या नहीं। मतलब आपके अंदर सवाल पूछने का हिम्मत होना चाहिए, टीचर से डरना नहीं चाहिए। मतलब मेरे मायने में जो भी आता था ना, मैं पूछ देता था,
ठीक है, इस टाइप से। चाहे अजीब हो, अद्भुत सवाल हो, कितना भी कठिन हो, जो मन में आता वो पूछ दिया करता था मैं, तो उस टाइप से मैंने पूछा। अब कोई रिलीजियस संबंधित अलग अलग तरीके से सब कुछ हमें समझाने का प्रयास किए, बट मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और आज तक भी नहीं हुआ हूँ। अगर कोई हमारे ये वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप हमें समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम लोग प्रमाण खोजते हैं, ठीक है ना, कि कैसे है, क्या है, प्रमाण खोजते हैं। जैसे कोई इंसान जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण कर, किस तारीख को जन्म लिया था, जन्म प्रमाण पत्र देखा, ये चीज़ सारा कुछ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मैंने पहले बताया था कि द अर्थ इज ए स्मॉलेस्ट थिंग, मतलब एक यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में द अर्थ क्या है, स्मॉलेस्ट एक पिंड है, सबसे छोटा सा, मतलब सबसे नहीं छोटा सा, एक छोटा सा अंग है यूनिवर्स का, छोटा सा एक पिंड है, ऐसे बोल सकता है। अब इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? अब तो हम लोग पूरे यूनिवर्स की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है कैसे? अब बताइएगा कि राजमहल में रह के आप राजा से पूछिएगा कि आप राजा बने कैसे, तो वो उसका आंसर मिल जाएगा, बट क्या क्या किया वो चीज़ का आंसर जल्दी से मिलता नहीं है। ऐसे ही हम लोग तो खुद ही सौरमंडल में हैं यार, ऐसा तो नहीं कि हम लोग धरती पे हैं। आप भूगोल का बुक उठाकर देखना, हम लोग कहाँ पे हैं, सौरमंडल में हैं हम लोग। सौरमंडल का एक भाग है जिसमें प्लेनेट है। क्या है प्लेनेट? आपका ग्रह है, उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। उसी पृथ्वी पे तो हम लोग रह रहे हैं, बट हम लोग भी तो कहाँ पे हैं, सौरमंडल में। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एक बार मैं क्लास ले रहा था 6 to 10th, मतलब 8 9th वाले स्टूडेंट थे, 10th वाले। उन लोगों से मैंने पूछा कि यार एक बात बताओ कि जैसे एक धरती है, तो क्या इस धरती के ने हमको ये सब बताया था वृद्ध लोग, जो दादाजी बाबा जी ये सब होता है ना, उन लोग से बात कीजिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने सवाल उन लोग प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया, वे बोले कि बाबू कानी उंगली जो आपका होता है ना, मतलब स्मॉल फिंगर, तो इससे आप अगर 1 फीट तक खोद देते हो, ठीक है, तो आपको एक नया घर दिखना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात नया चीज़ दिखना प्रारंभ हो जाएगा, नया आसमान में आप हो। हम लोग कहाँ पे हैं? आसमान में हैं, ऐसा हमें बोला गया था। यार बहुत गजब हमें लगा, और प्लस में मान भी लिए थे। बट इधर आने के बाद, जियोलॉजी पढ़ने के बाद, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, आर्ट साइंस सारा कुछ पढ़ने के बाद भरोसा ही उठ जाता है कि ये लोग क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ में आपको पहले समझना है कि पृथ्वी एक छोटा सा पिंड है, मतलब एक वस्तु है, और एक लंबी अवधि में उच्च तापक्रम, मतलब हाई टेम्परेचर, अत्यधिक एनर्जी, ठीक है, मोर एनर्जी, एवं डिफरेंट गुरुत्वाकर्षण, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। डिफरेंट प्रकार की ग्रेविटी लगा, तो इस स्थिति के प्रक्रम जो होता है, इन सभी चीज़ों से, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रासायनिक भौतिक एंड जो भी यहाँ पे प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, ये सभी चीज़ों से मिलकर हमारे अर्थ का निर्माण होता है। सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एंड इसका एक अलग चैप्टर है। हम तो यहाँ पे बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। और दोस्तों बात करें थर्ड की, तो क्या बोला है? एज ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की आयु। इसमें समझिएगा बहुत ही केयरफुली। एज ऑफ द अर्थ में पृथ्वी का उम्र की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, 5 बिलियन ईयर्स है। अनुमान लगाया गया है, फिक्स नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है? अनुमान लगाया गया है। बट अभी तक हम लोगों ने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, सभी में लगभग 4.86, 4.92 ऐसे ही कुछ दिया है, लेकिन बिलियन ईयर दिया हुआ है। तो हमने शॉर्टकट इसे बना दिया कि यार 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी की एज है, अनुमानित। अबाउट के लगभग में हम लोग लगा देंगे कि अबाउट। कोई पूछेगा व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, तो आप लोग क्या बताना है? द एज ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5 बिलियन ईयर्स। कंप्लीट ये चीज़। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ज्वालामुखी की वेलगन्स के बारे में। बहुत ही ईजी है, तो इसे हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है हमारे पास, कि जैसे मैंने बताया था, और ये सवाल आ भी गया था, जैसा कि मैंने बताया था कि एक कॉल करते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि सर ज्वालामुखी की क्रिया को आप थोड़ा कॉल पे समझाइए। तो मैंने उन्हें ये एक बात समझाई थी, आप लोग सुनना, वीडियो में ही बता दे रहा हूँ। उनको मैंने बताया कि देखिए, आपका जो पृथ्वी है एक वस्तु है, ऊपर से जो भी टेम्परेचर आता है
तो वो दोस्तों टेम्परेचर उसको गर्म करता है। क्या करता है? धरती को गर्म करता है। अब एक तरीके से तापमान तो धरती पे पड़ा ना, क्या पड़ा? तापमान। उसके बाद जो भी चीज़ें जैसे अंडरग्राउंड वाटर है तो तापमान पड़ेगा, तो क्या जैसे कोई बर्तन में रख देंगे और ऊपर से टेम्परेचर दे या नीचे से गैस चूल्हा से, कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसमें टेम्परेचर जा रहा है तो उसमें एक दाब बनता है, अर्थात प्रेशर बनता है, भाप बनता है। आप सिंपल सी तरीका से समझना, एक आपके पास एक गैस है, चूल्हा है, गैस चूल्हा है, फ्लेम है, तो या गर्म कोई फ्लेम है, आँच है आपके पास, तो नीचे से आप कोई बर्तन को ऊपर रखते हो, उसमें आप पानी डाल दीजिए। तो आप यहाँ सिंपल से एग्जांपल लीजिए कि जो भी पृथ्वी के अंदर रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल मैटर्स हैं, ठीक है, केमिकल्स मैटर्स की बात करें तो जल भी एक तरीके से ना H2O का मिश्रण है, तो यौगिक हम लोग बोल सकते हैं केमिकल्स मैटर है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है वो भी तो अंदर है। अब जैसे ही टेम्परेचर ऊपर से पृथ्वी पे पड़ता है तो क्या करेगा? जैसे चूल्हा में हम लोग आग लगाकर और ऊपर में जो भी होता है कढ़ाई उड़ाई उसमें रख कर पानी, और इसे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? उबलने लगता है, बॉइलिंग होने लगता है। सेम कंडीशन है यहाँ पे। पृथ्वी के अंदर जितने भी रासायनिक चीज़ें हैं, ऊपर से सूर्य का रोशनी आ रहा है, पृथ्वी को तापमान दे रहा है, उस तापमान से वो चीज़ें उबलने लगती है धरती में। समझ में आ गया? उबलने लगती है तो वो चीज़ क्या बनेगा? अब ऐसा नहीं कि तासला जो भी हमारे पास ये बर्तन होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा आंच दे देंगे सर तो सूख जाएगा। सुखाना नहीं है, उसको बंद करके रखना है, ढक देना है, ऐसा कि उससे जो भी वेपर प्रेशर है वो बाहर ही ना जाए, अर्थात जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ना, जो एयर है, भाप है, वो बाहर ही ना जाए, ऐसा करना है। तो क्या करेगा? तसला को ब्लास्ट करेगा एक समय में। जो भी आपका स्टील का बर्तन होगा, कोई भी चीज़ का, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा एक समय बाद। या आप एक सिंपल सी मिट्टी का घड़ा लेना, उसको गर्म करना बहुत ही तेज़ तरीके से, ऊपर बीच में, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे। आप फुल आंच पे गैस चूल्हे को ऑन करेंगे एंड मिट्टी का बर्तन अगर आपके घर में अवेलेबल होगा तो उसे आप कर दीजिएगा। एंड उसमें आपको क्या रख देना है? पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, या उसे आप भर दे तो और भी बेटर हो जाएगा, आधा हाफ जो भी भरते हैं। ऊपर से इस टाइप से आपको पैक करना है कि किसी भी हाल में गैस बाहर न जा सके, अर्थात जो भाप है वो बाहर न जा सके। तो क्या होगा? आप अनुमान लगाइए, टेम्परेचर दे रहे हैं लगातार, कम नहीं कर रहे हैं, एक समय बाद घड़ा को फाड़ डालेगा। कौन फाड़ेगा? प्रेशर। सेम कंडीशन धरती के साथ है, सेम कंडीशन धरती के साथ। जैसे नीचे जितने भी रासायनिक केमिकल मैटर्स हैं उन सभी पर सूर्य का टेम्परेचर पड़ रहा है, प्लस में जल का भार, आप समझ रहे हो, 75% जल का भार है पूरे पृथ्वी पर, तो इसका भी तो प्रेशर पड़ रहा है ना अर्थ। और 25% स्थल मंडलीय क्या कर सकता है? आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, 75 के सामने 25 की क्या औकात। तो प्लस में टेम्परेचर पड़ रहा है और समुद्र का जो है टोटल पानी का जो मात्रा है 75% है। आप अंदाजा लगाइए कि प्रेशर, दाब ताप बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? बनेगा। तो बॉयल होगा तो धरती को फाड़ेगा, जैसे घड़ा को फाड़ा ना वैसे ही फाड़ेगा। अब यहाँ पे रीज़न है अनेक प्रकार के, जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना है कि ज्वालामुखी पूछ दिया तो घड़ा वाला एग्जाम्पल नहीं देना है, लिखना है दोस्तों अंदर की जो भी रासायनिक चीज़ें हैं सूर्य के टेम्परेचर या गर्मी के चलते अपने लैंग्वेज में। अब कॉपी जो करने वाला होगा कॉपी करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको समझना है सूर्य का टेम्परेचर जैसे ही पड़ा तो क्या करता है ये कि अंदर में मैग्मा का निर्माण होता है। हम बोले थे कि भाप बनता है घड़ा में, बट पृथ्वी के अंदर दोस्तों मैग्मा बनता है जो कि आग का दूसरा रूप होता है, आग ही होता है एक तरीके से। जो हमारे अंदर आग है ना वो एक दूसरा आग होता है शरीर में। एक जो चूल्हे में हम लोग आग जलाते हैं ना वो भी आग ही होता है, बट वो भी बहुत ही लो कैटेगरी का वो आग होता है। लेकिन जो मैग्मा होता है ना सबसे हायर कैटेगरी की आग होता है। तो ये मैग्मा जैसे कि घड़ा को फाड़ा अचानक से, तो जैसे ये मैग्मा अचानक से धरती को फाड़ते हुए जाती है ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। धरती को फाड़ेगा, अभी साथ साथ ज्वालामुखी के साथ भूकंप, पर्वत की उत्पत्ति, तीनों अभी कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि आग जैसे ही वो बाहर आता है तो ज्वालामुखी का रूप लेता है। इसका आकृति विभिन्न प्रकार का हो सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करना कि ज्वालामुखी कैसे दिखता है, फोटो
क्रोम ब्राउज़र पे आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़। कोई शंक्वाकार आपको मिलेगा, ऊपर में आग धधक रहा है ऐसे ऐसे, कोई ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा जो कि ऊपर आग है, नीचे स्थल मंडल है, धरती है, ऐसे। तो बहुत प्रकार की है, ठीक है। तो ये हो गया ज्वालामुखी से बोलेंगे। आप समझ के सेंस ऑर्गन से आप अपने से लिख सकते हैं जो भी है नॉलेज। और भूकंप उत्पन्न क्यों नहीं होगा आप यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई धरती है, उसमें से अचानक से धरती को फाड़ रहा है, तो झटका जो लगेगा, मान लो ये धरती है और यहाँ पे ये जो है मैग्मा यहाँ पे बना हुआ, अचानक से इतना धरती जब फाड़ेगा और यहाँ पे ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी का तो कंप्लीट हो गया। बट आप यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे ध्यान दो, इस जगह पे आप फोकस करो कि जैसे ये अचानक से फटता है, इतना धरती को अचानक से फाड़ दिया, तो क्या झटका नहीं लगेगा? तो वो झटका आपका भूकंप का भी निर्माण कर देगा। अर्थात अगर सिंपल सी भाषा में भूकंप की बात करें, पृथ्वी को अचानक से हिलना या डुलना भूकंप कहलाता है। भूकंप कई प्रकार से आ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पहाड़ जो होता है ना, पहाड़, तो पहाड़ से एक बड़ा सा शिलाखंड अगर नीचे गिरता है तो उस धरती को फाड़ भी सकता है, ऐसा भी होता है। तो उससे भी आपको रियलाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक अदर एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो ट्रेन चल रहा है स्पीड में, उसी के बगल में कोई किसी का मकान है ना, तो वो क्या कर रहा है, स्पीड में एकदम चल रहा है, ट्रेन बहुत फास्ट है, उस जगह पर रेलवे स्टेशन है, ओनली वन एक घर है, मानना है होगा या नहीं ये सच नहीं है। तो क्या होता है कि ट्रेन जब स्पीड में चलता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जैसे ही चलता है तो मतलब धक धक करते हुए चलती है ना, तो घर वाले जो भी होते हैं ना, उन लोग का ये होता है, क्या बोलते हैं, कंपन महसूस होगा, तो उसे भी हम लोग भूकंप बोल सकते हैं। आप सिंपल से एग्जांपल, जैसे कि आप लोग हाईवे पे सभी लोग जाते हो, हाईवे कोई पुल होता हो, उस पर अगर स्पीड में ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है, आपको रियलाइज होगा कि कंपन पुल पर भी होती है, ठीक है, पुल पर भी होती है। तो ये भूकंप हो गया। अब बात करें पर्वतों एवं उनकी ओरिजिन की, मतलब माउंटेन एंड ओरिजिन ऑफ द माउंटेन के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो समझना ध्यान से। आप लोग कभी भी मूवी, फिल्म, जो भी कार्टूनी चीज़ देखते होंगे, उस चीज़ में माउंटेन पर, मतलब कि पहाड़ पर ही ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। थोड़े छोटे मोटे जो ऊंचाई वाले जगह होते हैं ना, उसी पर ही ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। उसी को हम लोग भयानक ज्वालामुखी कहते भी हैं। ज्वालामुखी की भी आपका दो प्रकार का हो जाएगा। एक नदी की भांति प्रवाहित होता है, तो वो आपका समतल एरिया में होता है। जैसे कि अभी मेरे पास समतल एरिया है, तो यहाँ पे अगर ज्वालामुखी निकलेगा तो नदी की जैसा बहना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है? मेरे को पता इसलिए चला क्योंकि मैं पहले जियोलॉजी, जब मैं साइंस नहीं पढ़ा था इतना डीपली, तो 9-10 तक हमको ये सब पता नहीं था, हम केवल सिलेबस से मैटर करते थे। बट ये समझ में हमें कब आया कि जितना रिक्वेस्ट है या सारा कुछ बनाने लगे, तो पहले हम भी आप लोगों की भांति ही कार्टूनी चीज़ किया करते थे। वीडियो में कॉमेडी जो भी मन आता वो देखने लगते। आप लोग बालवीर शो देखते होंगे, तो बालवीर में हम लोग देखे थे कि कुछ भी तड़ित होता है, परी लोग होती थी, देखते थे, भूकंप आता था, कंपन होने लगता था। वो सब चीज़ें देखने से आपको नॉलेज भी इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं कि केवल इंटरटेनमेंट करने के लिए देखो, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। तो ऐसा हमें मिला वहाँ पर भी, और ये सच भी है और ये सच भी है जो देखा मैंने। तो नदी की भांति प्रवाहित होती है, इसमें आग दौड़ने जैसी प्रवाहित होगी, जैसे नदी का पानी प्रवाहित होता है ना, सेम वैसे, ठीक है। तो उसे हम लोग ज्वालामुखी का दूसरा रूप कहते हैं। जो फर्स्ट आपका जो है वो पर्वत या पहाड़ पर ही निकलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पर्वत या पहाड़ पर ही इसका ओरिजिन क्यों होता है, मतलब कि ज्वालामुखी का उत्पन्न क्यों होता है और पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस चीज़ों को समझना है। चलिए बताते हैं इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि समतल पे अचानक से धरती फटा, ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। तो दो प्रकार के आपको ज्वालामुखी समझ में आ गया। धरती मान लीजिए अचानक से फटा, भूकंप भी उत्पन्न हो गया। प्लस में समझिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए गोल ये क्या है, अर्थ है। ये मार्कर अच्छा चल नहीं रहा है, दूसरे से ट्राई करते हैं। ये कोई अर्थ है, यहाँ पे उत्पन्न हुआ मैग्मा, अचानक से ज्वालामुखी निकला।
तो आप इस चीज़ पे फोकस करो। अब इसको हम लोग ज्वालामुखी का नाम दिया, इस यहाँ पे फटा तो हम लोग भूकंप नाम दिए। अब जो यहाँ से जितना भी मिट्टी था, इस मिट्टी को बाहर निकाला तो पर्वत बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, फिक्स। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक पर्वत की हम संरचना बनाने के प्रयास करते हैं। पर्वत, दिस इज पर्वत, माउंटेन। अब आप समझोगे कि सर ज्वालामुखी क्या यहाँ पे निकलेगा? हाँ निकलेगा। यहाँ पर निकलेगा? हाँ निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा? हाँ निकलेगा। अब है आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर पहाड़वा है ना, उसका ऊपर नीचे इसे सांप जैसन काहे रहता है? ठीक है, तो सांप ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है। समुद्र की लहर जो होता है ना, तरंगदार, वो होता है ऊपर नीचे। समझिएगा ध्यान से, ऊपर नीचे क्या होता है। यहाँ पर आप मान लो कि इस जगह पे कभी ज्वालामुखी निकला था, इतना धरती फटा हुआ था, तो ये खींचा हुआ था ऊपर, एज लाइक जैसे ऐसे। तो होता क्या है कि जो बीच का जगह जहाँ पे वो खाली किया था, उस जगह पे ये चीज़ वह गड़ जाएगा, मतलब कि बैठने करेगा। जैसे ये ऊंचा भाग दिख रहा है आपको, तो ये चीज़ यहाँ पर मान लीजिए खाली होकर उतना ऊंचा तो गया, तो ये चीज़ आकर यहाँ पे बैठेगा, जितना बैठ सकता है उतना बैठेगा। तो इसकी संरचना कैसे बन जाएगी दोस्तों? इस टाइप से बन जाएगी, मतलब वो गड्ढा बन जाएगा। उल्टा, खास उल्टा। हम लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पे ज्वालामुखी निकला होगा, लेकिन रियलिटी यह है कि ज्वालामुखी यहाँ पे निकला होगा। अब बात करें तो आप लोग का मन में ये भी होगा कि सर जितना भी आपको पहाड़ दिखता है, क्या सब में ज्वालामुखी आया होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने जीवाश्म के बारे में जाना होगा। जीवाश्म बहुत बड़ा रोल निभाता है, हमारे 12th के जियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पहली चीज़ कि इसमें जैसे ही हम लोग अगर बात करते हैं तो टोटली हमको इस चीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि जो होता है वो चीज़ खास उल्टा यहाँ पे होता है। ऐसा इसलिए कि जीवाश्म जब बन रहा था तो बहुत ही लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था कि आपदा, प्राकृतिक आपदा, ये सब है, प्राकृतिक आपदा ही है। तो आपदा, सुनामी, भूकंप, जो भी चीज़ें हो, ये तो सब कोई नहीं बता सकता है, साइंस भी यहाँ तक कि नहीं बता पाया है आज तक। तो इस चीज़ में आपको ये चीज़ समझना है कि जैसे ही वो चीज़ सब चीज़ होता था तो कुछ जीव जंतु जैसे डायनासोर हो गया, अंदर में दब गया, खत्म हो गया, बहुत सारे जीवों का अस्तित्व ही मिट गया, इस टाइप से। तो इस टाइप से जितने भी ये चीज़ें हैं, प्राकृतिक आपदाओं के चलते पर्वतों, पहाड़ों का निर्माण भी हुआ, एक तरीके से बोल सकते हैं। और अभी भी एक आप संकटापन स्पीसीज पढ़ते होंगे 9th में, 8 में, जो भी है पढ़े होंगे, मे भी कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी भी स्पीसीज या किसी भी कैटेगरी की जाति को नहीं मारना है यहाँ पे, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक तो प्राकृतिक आपदा ही उनका अस्तित्व खत्म कर देता है, बट आपको अपने से इस चीज़ का केयर करना है, नहीं करना है। खैर हम लोग जियोलॉजी पे हैं, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वत एवं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। एंड बात करें शैल अपक्षय के बारे में, तो शैल आप सभी को पता है कि शैल चट्टान को ही बोला जाता है, ठीक है ना। रोक मतलब चट्टान होता है, ROC के, इसी के हम लोग विदरिंग की बात करेंगे। रोक विदरिंग, रोक मीन्स हो गया शैल, एंड विदरिंग का क्या होता है? विदरिंग मीन्स अपक्षय होता है। अपक्षय का मतलब आप समझो ना कि टूट टूट कर खत्म हो जाना। जैसे सिंपल सी एग्जांपल, कल मैं घर पे गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा, बहुत दिनों बाद मैंने खेत में गया था, तो खेत में एक बड़ा सा मेरा चट्टान था, ठीक है। और वो चट्टान ऐसा था कि वहाँ पे ना ही उतना जलधाराएँ बहती थी, ना ही कुछ भी, केवल सूर्य का रोशनी आता था। एंड उस पर 1-2 मतलब कंकड़ पत्थर, वो बहुत सारे थे कंकड़ पत्थर। अब मैंने देखा कि वो पहले मैंने देखा था 2 साल पहले, तो बहुत ही मतलब बड़ा सा हमको लगा, लेकिन कल जब मैंने गया बहुत ही छोटा सा लगा। ऐसा इसलिए वहाँ पे मैंने वीडियो बनाने को सोचा, बट थोड़ा सा अजीब लगा। हमने सोचा कि क्या वो मैटर नहीं करता है, तो हम लोग बेसिक चीज़ समझते हैं कि वो आखिर छोटा हुआ क्यों, छोटा हुआ क्यों? सूर्य का टेम्परेचर आने के चलते, एंड जो भी रासायनिक चीज़ें जो भी, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर के साथ साथ हवाएं आती है, हवा के साथ साथ धूल कण, तूफान, ये सारा कुछ आता है। तो सूर्य का टेम्परेचर जैसे ही रॉक्स पे पड़ते हैं, चट्टान पे पड़ते हैं, तो ये हीट होते हैं। क्या होते हैं? हीट। गर्म होने के बाद किसी भी चीज़ को फैलना आसान हो जाता है। जैसे आप लोहा को गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, एक हथौड़ी मारने पे जैसे उसको बनाना चाहे बना सकते हैं हम लोग, लेकिन वही चीज़ ठंडा हो जाता है तो नहीं कर सकते। तो देखिएगा ध्यान से, हीट जैसे ही मेरा स्टोन पे पड़ा, अर्थात रॉक पे पड़ा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझना है। यहाँ पे ये गर्म होता है और फैलने करता है, बट इसमें जो समय है बहुत लंबा समय है।
समझेंगे कि 2 दिन में अपक्षय करवा सकते हैं हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, यांत्रिक विधि से कर सकते हैं, मशीन लगाकर टुकड़े टुकड़ा करके उसको पीस कर बालू भी बना सकते हैं हम लोग अपना यांत्रिक तरीके से। बट हमें यहाँ पे नेचुरल तरीके से समझना है। हीट आया, ये फैलने के लिए किया, समय बाद इंडिया ऐसा जगह है ना, या कोई भी जगह है, दिन रात की सभी जगह ये क्रियाएं चलती रहती है, चक्र है दिन रात का। तो दिन रात जैसे ही चलता है तो रात भी तो होती है, रात नहीं होती है। चलिए ये भी चीज़ समझते हैं। और उसके बाद आगे मौसम चेंजिंग, गर्मी के दिन में ज़्यादा इस पर हीट आएगा, बरसात के दिन में ज़्यादा बरसात आएगा, ठंडी के दिन में ज़्यादा ठंडी आएगा, शीत के दिन में शीत। मतलब कि सिकुड़ना और गर्म होना इसका हैबिट बन चुका है। तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब उस पर होगा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया भी होती है इस टाइप से। तो जो भी चीज़ें हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा टूटने करेगा। मान लीजिए अगर कोई आपको तोड़े मोड़े, फिर इसे इलाज कराए, फिर मारे, फिर इलाज कराए, फिर मारे, तो क्या हालत होगा? लास्ट में आप टूट जाओगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। वही चीज़ है यहाँ पे, गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, एक समय बाद ये आपस में दरारें उत्पन्न करने लगती है। तो दरार उत्पन्न होती है तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, तूफान आ जाएगी। इसीलिए बोला जाता है आप जैसे ही कुछ कमज़ोर पड़ जाते हो ना, चट्टान क्या हुआ, दरार पड़ा तो ये कमज़ोर हो गए। तो आप भी अगर कैरियर में दरार की भांति अगर आप बन जाते हो, कमज़ोर बन जाते हो, बहुत सी चीज़ें आपके पास आ जाएगी आपको बर्बाद करने के लिए। तो अपक्षय का मीन्स आप समझिए बर्बादी है चट्टान का। रोक विदरिंग का मीन्स क्या है? बर्बादी, नष्ट होना। तो जरा सा दरार आने के कारण ऐसी चीज़ जैसे तूफान आ गया, बालू आ गया, हवा आ गया, मिट्टी आ गया, उस जगह पे सारा कुछ जाकर दरार में भर जाएगा। अब आ गया मिट्टी, उस जगह पे मिट्टी। और आपको पता है कि जहाँ पे मिट्टी होता है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक पौधे जमना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले घास से शुरू होता है, उसके लिए मौसम भी हो जाता है ना, क्योंकि मौसम चेंज होते रहता है यहाँ पे। तो इस चीज़ के कारण वहाँ पे ये सब आता है चेंजिंग। अब यहाँ पे बात है, अब जो भी प्लांट्स उन पे जन्म लेंगे उनका जड़ होगा। अब वो जड़ आपस में फैलने के लिए कोशिश करेंगे, बट बल लगाते लगाते बहुत लंबे समय तक बल लगाकर उसको फाड़ डालेंगे। तो समझिए कि चट्टानों की बर्बादी हुई कि नहीं। तो इस तरीके से चट्टानों का टुकड़ा होना या खत्म होना रोक विदरिंग कहलाता है, मतलब कि सेल अपक्षय कहलाता है। आई होप दैट आपको समझ में आ चुका होगा। एंड हम लोग दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है रिवर। अब 2 टॉपिक बचा हुआ है, ज़्यादा वीडियो मेरा लंबा नहीं है, बट समझते हैं कितना मिनट हुआ पता नहीं, अभी कुछ हमें पता नहीं है। एंड चलिए हम लोग आगे समझते हैं नदी के बारे में। ठीक है, नदी। तो नदी दोस्तों क्या है, पहली चीज़ समझना है आपको। नदी क्या है? नदी पूछेगा तो बोल दीजिएगा गंगा नदी है, यमुना नदी है, कोयल नदी है, अनहेरी नहीं बोलना है। नदी क्या है? जब वर्षा का पानी या भूमिगत जल या पृथ्वी पर जो भी पानी है, जो भी जल हैं, जो भी वाटर्स हैं, इन पानी को आपको क्या करना है? आप देखते होंगे कि नदी, आप तो एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी हैं, बट नदी का डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि नदी का परिभाषा उचित नहीं आप दे पाते हो। इसका रीज़न है, आप देखिए यहाँ पे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, दामोदर, स्वर्णरेखा झारखंड में सब फेमस नदियाँ हैं। तो गंगा तो नहीं है, यमुना भी नहीं है। तो आप देखिएगा कि नदी एक लेयर की भांति बहता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, पृथ्वी पर जो भी वाटर है, जो भी पानी है, या वर्षा के हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, जहाँ से नदी का, रिवर का ओरिजिन होता है, उद्गम स्थल है, वहाँ से वो एक जैसे ही लेयर की भांति बहना स्टार्ट करे, जैसे ऐसे लेयर में, एक लेयर में, नहीं तो पतला सा बहेगा तो बोलेंगे ये नाली बह रहा है, पानी नहीं है। ठीक है, तो लेयर में बना स्टार्ट करते तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? नदी, अर्थात रिवर हम लोग बोल देते हैं। रिवर की 3 स्टेज होती है, बहुत ही। एक होता है प्रारंभिक अवस्था, जिसको पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी, फर्स्ट स्टेज। उसमें दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, फर्स्ट स्टेज में नदी जब उद्गम होती है तो क्या होता है? पहले तक कुछ नहीं करेगा, जाएगा, टकराएगा, अपना मतलब बहने का जगह बनाएगा। इसमें अपर्दन नहीं होता है, इरोजन नहीं होता है। अपर्दन आपको पता है, मिट्टी की कटाव अपर्दन कहता है। तो अपर्दन की क्रिया नहीं होगा, क्योंकि ये चट्टानों पर से कभी भी नदी का उद्गम स्थल एक सिंपल सा जगह नहीं हुआ है, एक मैदान में कभी उत्पत्ति ही नहीं हुआ है। हाँ, मैदानों का विकास नदियों के कारण ये हुआ है। तो जो भी है पहाड़ों से, जैसे हिमालय से गंगा नदी का निर्माण हुआ है, इस टाइप से।
तो होता यह है कि ऊंचाई जगहों पर से जैसे ही आता है ना तो अपना जगह बनाता है, जैसे कि चट्टानों को हटाएगा, पत्थरों को हटाएगा, ये सब हटाकर अपना बहने का जगह बनाता है। ठीक है, सेकंड स्टेज, इसका सेकेंडरी स्टेज में आते हैं, जिसको हम लोग तरुणावस्था या युवावस्था बोल सकते हैं एक तरीके से। जैसे मानव का जो स्टेज होता है ना, उस स्टेज के माध्यम से, मतलब सेम वैसा ही कंडीशन रिवर का भी होता है। तो उसमें हम लोग समझेंगे पहली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे बड़ी हो जाते हैं या लोग बड़े हो जाते हैं तो नदी क्या है, पहला रास्ता बना लिया, तो अब अपर्दन स्टार्ट करेगा युवावस्था में, किसी से लड़ने के लिए हाँ देख लेंगे, जो करना है कर लेंगे, ये सब बहुत चीज़ें हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें तो कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। एंड उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। युवा के बाद कौन सा अवस्था आता है, प्रौढ़ावस्था में दोस्तों नदी बहता है एकदम समतल में, तब तक नदी आ चुका होता है। एंड अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, नदी का शेप, आकृति सभी कुछ चेंज होने लगता है। आप देखना नदी का फिगर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे अगल बगल बहुत सारी बालू रहेगी, बहुत सारी बालू रहेगी। और आप बोलिएगा पेपर ऊपर न्यूज़पेपर आप लोग देखते होंगे तो मिलता होगा, इस नदी से अवैध बालू का उठाव हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो यही बालू अपर्दित होकर एक कर हो जाती है, मतलब साइड ले लेती है और नदी पतली बन जाती है। एक लास्ट स्टेज है आपका, इस मतलब कि ये होता है आपका प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ होता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओल्ड स्टेज, जिसको वृद्धावस्था कहते हैं। इस अवस्था में नदी शांत होकर बहती है, बट हमें रियलाइज नहीं होता है कि नदी बह रही है। जैसे गंगा नदी में आप कभी गए होंगे, आप जाइए तो पता चलेगा कि नदी बह रही है कि क्या हो रही है। आपको लगेगा कि हम तालाब में हैं, बट नदी बह रही होती है। तो गंगा ये नदी है, ये एक वृद्ध नदी है। अच्छा, एक सवाल आता है, गंगा का नाम लिए तो एक याद आया कि एक बार हमारे टीचर एक बार क्वेश्चन पूछे थे कि बताओ कि गंगा का जो पानी है पवित्र क्यों माना जाता है, आखिर गंगा को पूजा लोग क्यों करते हैं, इसका रीज़न। तो हमने तो बता नहीं पाया, बट सर ने हमें समझाया, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ये रीज़न वो था कि उन्होंने बताया मुझे साफ क्लियर भाषा में कि देखो जो हिमालय है ना, बहुत ही वहाँ पे, और आप एक चीज़ समझिएगा कि जो चीज़ जहाँ पे बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ पे गंदगी हो ही नहीं सकता। जैसे आपको महाद्वीप का नाम पता होगा, तो उसमें से एक अंटार्कटिका महादेश है जो कि केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर भी जीवन संभव इस टाइप से नहीं है। लोग जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं वहाँ से, बट जाते हैं ज़रूर। वहाँ पे एक प्लास्टिक तक आपको नहीं मिलेगा, एक कचरा तक नहीं मिलेगा बर्फ़ में। तो वैसे ही होता ये है कि बर्फ़ से इस नदी का उद्गम हुआ है। प्लस में आप जानते होंगे कि हिमालय में बहुत सारी पार्ट्स हैं उस हिमालय का, और वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियों का भंडार है। अब वो पानी जड़ी बूटियों से होकर, जब उसका ओरिजिन ही हो रहा है जड़ी बूटियों से, तो वो पानी औषधि के रूप में काम करती है। ठीक है, इस पे बहुत सारी गाना बन चुका है, बहुत रफली गाना है, ठीक है, जिसका हम लोग नाम भी नहीं ले सकते हैं यहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे सेवा करने का मेन मोटिव है कि इसमें जो भी है ना, इस चीज़ों को रक्षा किया जाए। कभी गंगा प्रदूषण ये सब परियोजना भी चलाया गया है, क्योंकि गंगा में प्रदूषण ना फैलाया जाए, ये सब चीज़ें हैं। तो रिवर यहाँ तक आप समझ गए। एंड अभी जस्ट हम लोग बात करने वाले हैं हिमनद, जो कि इसी से संबंधित है। हिम मीन्स दोस्तों होता है बर्फ, और नद मीन्स होता है नदी, बर्फ का नदी। इसमें जो आवश्यक स्टेज है वो हमारा है कि हिमनद हम कब बोलेंगे। पहला चीज़ तापमान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, बर्फ़ होना चाहिए, बर्फ़ ज़रूरी है, ठीक है ना। और स्नो स्टोन हमें एक पूछा गया था, तो स्नो स्टोन इसी को बोलते हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाए और नदी बन जाए तो उसे तो हम लोग सिंपल सी नदी बोलेंगे ना, जैसे गंगा नदी बोलते हैं। हिमनद उसे कहेंगे कि बर्फ़ अगर बह रहा है तब हम लोग उसे हिमनद बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। एंड मुझे पता ही नहीं है कितना चला कितना नहीं, क्योंकि मैं एक बार शुरू हुआ हूँ, सो लाइव आपके सामने ही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं आप क्लियर करेंगे। आई होप दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। एंड नेक्स्ट क्लास ये चीज़ है ना कि हम लोगों का बहुत कुछ मैनेज करना होता है, तो आप लोग मतलब
अक्का बक्का आप लोग को नहीं होना है, सिलेबस कराने की पूरी गारंटी मेरी है। ये जो भौतिक था ना, ये एक चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया भौतिक भूविज्ञान का, बिना कुछ लिखे यहाँ पे। तो आप लोगों ने अगर सुना होगा मेरी बातों को एक एक करके ध्यान से, तो आप लोग के क्लियरली समझना है। एंड मैं बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं इस पर, जो कि व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट हम इसलिए दिए हैं डायरेक्ट ना, कि मुझे डायरेक्ट कनेक्ट होना है अपने स्टूडेंट्स लोग से। तो इंस्टा आईडी हम नहीं देंगे, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मुझे इंस्टा से मतलब नहीं है, उतना मतलब नहीं है, ठीक है ना। जस्ट ए फनी मोमेंट के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो आप लोग चैनल को ही सब्सक्राइब करें एंड जियोलॉजी में पूरा सपोर्ट बनाए रखें। एंड लास्ट में यही हम बोलेंगे कि आपका सिलेबस मेंटेन करा देंगे जो भी है, और बहुत ही बेहतर तरीके से। एनर्जी देखें ना अभी आप, मेरा पढ़ाने का एनर्जी, अगर आप इस लायक बन जाते हैं ना, तो आप पढ़ा सकते हैं। मैंने ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल जियोलॉजी सिलेबस पे फोकस करो, सभी चीज़ों पे फोकस करो, ऑटोमेटिक नॉलेज आ जाएगा। फिल्म देख रहे हैं ना, फिल्म में केवल हीरो हीरोइन को फोकस मत करो, किसका फोकस करो, जो उसमें सीन है उसका क्या है भाई। तो यहाँ पे सीन देखेगा, लड़की लोग के सीन देखेगा, ऐसा नहीं, ड्रामा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जिंदगी की सवाल है। जियोलॉजी जिसको लोग कमज़ोर समझता है, हम चाहते हैं ना कि जियोलॉजी को ऐसा बना दिया जाए कि लोग बोले कि यार रियल में इससे एक्टर बनना चाहिए था। इतना एक्टिंग तरीके से पूरा कुछ समझा दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कोई आएंगे, ठीक है। एंड जो भी लोग हैं आप हमें बताइए, एंड कैसा लगा आपको स्टडी आज का ये क्लास, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास था, तो आप हमें बताएंगे। एंड 11th वालों के लिए भी कल वीडियो पोस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।